हेलो व्यूवर्स, आप सभी का मैं फिर से एक नए वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ आपका स्वागत करता हूं, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप एक ट्रायंगल को 3D पैटर्न में एनिमेट कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि एक ट्रायंगल बना हुआ है और वो 3D पैटर्न में एनिमेट हो रहा है और एनिमेशन के तौर पे मैंने उसमें ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल को मैंने एनिमेट किया है। और इन पूरे चीज़ों को हम किस तरह से एक्सेल फाइल में बनाएंगे और इसके बैकग्राउंड में क्या मैंने बीबीए कोडिंग का इस्तेमाल किया है, इन पूरी चीज़ों को मैं पूरे वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है सौमित्र देवनाथ और आप सभी देखने वालों का मेरे चैनल ग्रोइंग नॉलेज में स्वागत करता हूं, जिसमें मैं आपके लिए एक्सपेरिमेंटल वीडियोस लाता रहता हूं। साथ ही उससे रिलेटेड एक्सेल फाइल जो कि रिक्वायर्ड फाइल है, उन फाइलों को मैं फ्रीली डाउनलोड करने के लिए उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। उन फाइलों को चाहो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक के थ्रू आप फ्रीली डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, प्लीज़ पूरे वीडियो में बने रहिए और ज़रूर से आपको इस पूरे वीडियो को वॉच करने के बाद कुछ ना कुछ नॉलेज गेन होगा। तो आज की वीडियो को बिल्कुल भी देरी न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब आप कंप्यूटर स्क्रीन पे इस ट्रायंगल पैटर्न का इंटरफेस देख पा रहे हैं। ये एक एक्सेल फाइल है जिस पे सेंटर पे एक एक्सेल चार्ट बना हुआ है। ये चार्ट पे ये प्रोग्राम बना है और चार्ट पे आप एक ट्रायंगल पे पैटर्न देख पा रहे हैं, 3D पैटर्न। और लेफ्ट साइड में एक फेस बना हुआ है जिसे कि मैं बटन के तौर पे इस्तेमाल करूँगा प्रोग्राम को ऑन ऑफ करने के लिए। तो जैसे ही मैं इस बटन को क्लिक करूँगा ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो मैं इस बटन को मैंने जैसे ही क्लिक किया, आपका ये प्रोग्राम रन हो रहा है। देखिए किस तरह से 3D पैटर्न में ये डिज़ाइन ट्रायंगल बन रहा है और ये अलग अलग एंगल पे ये ट्रायंगल आपका शेप बनते जा रहा है। इस स्क्वायर, वाइट स्क्वायर है इसके अंदर पे, है ना। तो देखिए हर एक एंगल पे देखिए किस तरह से ये 2D डायमेंशन, 2 डायमेंशन में भी विजिबल हो रहा है ये ट्रायंगल आपका। देखिए किस तरह से ये अट्रैक्टिव ट्रायंगल बनता जा रहा है, ठीक है। और इन पूरे चीज़ों को हम मैं एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे एक्सेल में इसे मैंने बनाया है विद कोडिंग के साथ, है ना। तो इस प्रोग्राम को बनाने के लिए मैं इसे सबसे पहले मुझे ऑफ़ करना होगा, क्योंकि मैं एक ब्लैंक फाइल ओपन करूँगा, ठीक है। तो इसे प्रोग्राम को मैंने क्लिक किया, ये प्रोग्राम अब ऑफ हो गया है, ठीक है। अब इस फाइल को मैं क्लोज करता हूँ, विदाउट सेव करके क्लोज कर। अब हम एक ब्लैक फाइल में हैं और अब हम बनाना सीखेंगे कि किस तरह से हम उस पैटर्न को हम ड्रॉ करेंगे, कैसे डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ए सेल पे आया हूँ, एक कॉलम पे आया हूँ। मैं ए सेल पे मैं जैसे हेडिंग लिख लेता हूँ। सबसे पहले मैं वैल्यू हेडिंग लिखूँगा, ओके। देन मैं एक्स वैल्यू और वाई वैल्यू लिखूँगा, ठीक है। एक्स वैल्यू और वाई वैल्यू और आपका एक वैल्यू मैंने एक कॉलम पे वैल्यू हेडिंग दिया है। इस एक कॉलम पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं 0 लिखूँगा। देन नेक्स्ट सेल पे मैं इक्वल टू करके उससे प्रीवियस सेल पे मैं +1 करूँगा, ओके। और इसे मैं नीचे 360 सेल तक, 360 सेल यानी कि मुझे जो वैल्यू चाहिए 360 तक चाहिए, तो 359 हुआ, एक और सेल बढ़ेगा 360, यानी वैल्यू मुझे 360 तक चाहिए, ठीक है। तो यानी ये एक्चुअली मैं एंगल ले रहा हूँ। एंगल आपका 0 से लेकर 360 तक ये एंगल है, ठीक है। और इस एंगल के बेस पे मैं x और y पे मैं वैल्यू पुट करूँगा। कैसे पुट करूँगा, यहाँ पे मैं सबसे पहले मैं एक चार्ट इंसर्ट कर लेता हूँ। मैं इंसर्ट पे गया, स्क्रैटल पे गया और आपका स्क्रैटल विद स्ट्रेंथ लाइन, मैं इस चार्ट का इस्तेमाल करूँगा, ओके। देन मैं इस चार्ट को थोड़ा सा एडिट कर लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये सेंटर के लाइंस को मैं हटा दूँ, मुझे रिक्वायर्ड नहीं है। हेडिंग हटा दिया, साइड हेडिंग, लाइंस, 1 मिनट, लाइंस हट गया। और अब मैं इसकी स्केलिंग को थोड़ा सा एडिट कर देता हूँ। जैसे कि ये मेरा है वाई स्केलिंग, इस वाई स्केलिंग को मैं एडिट करता हूँ। ये रहेगा -6, मिनिमम जो मैं रख रहा हूँ फिक्स -6 पे रख रहा हूँ और मैक्सिमम मैं 6 पे रख रहा हूँ। और मेजर यूनिट जो डिफरेंसेस रहेंगे वो 1 का रहेगा, ठीक है। ये मेरा वाई स्केलिंग है। और अब मैं एक्स स्केलिंग को भी सेम वैल्यू से मैं चेंज करूँगा, यानी कि इस पर भी -6 करूँगा और मैक्सिमम मैं लूँगा 6
मेजर यूनिट डिफरेंस रहेगा 1। ओके, अब मैं इसे क्लोज करता हूँ तो मेरा एक्स और वाई वैल्यू इससे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा। ओके ठीक है, अब मैं इस चार्ट पे मैं रेंज को एडिट करूँगा, यानी कि सेलेक्ट डाटा पे मैं गया और यहाँ पे सेपरेटली 2 सीरीज़ बन गए, लेकिन मुझे एक ही चाहिए तो एक को मैं रिमूव करता हूँ, रिमूव। ओके, और एक सीरीज़ यानी जो कि एक्स हेडिंग दिख रहा है इसे मैं एडिट करता हूँ। मैं यहाँ पे जो सीरीज़ का नाम है इसे मैं सर्कल दूंगा, क्योंकि दोस्तों मैं सबसे पहले इस चार्ट पे मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँगा। क्यों, वो मैं बताऊँगा। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि हम इस प्रोग्राम को बनाने के लिए 2 फेज़ पे काम करेंगे। सबसे पहला फेज़ पे मैं आपको हम एक ट्रायंगल को एनिमेट करेंगे सबसे पहले, ठीक है। पहले फेज़ पे मैं एक ट्रायंगल बनाऊंगा जिसे मैं एनिमेट करूंगा, ठीक है, ताकि हर एंगल पे वो पहले फेज़ में मैं एक ट्रायंगल बनाऊंगा और उसे मैं एनिमेट करूंगा पहले फेज़ पे। सेकेंड फेज़ में हम उस ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल को हम बनाएंगे और उसे एनिमेट करेंगे सेकेंड फेज़ में। तो अभी हम सबसे पहले फेज़ में आते हैं उस ट्रायंगल को हम एनिमेट करने के लिए। तो उस ट्रायंगल को एनिमेट करने के लिए स्टेज 1 का जो काम रहेगा मेरा, सबसे पहले एक सर्कल बनाना होगा। मैंने ये हेडिंग दे दिया सर्कल, देन इसके रेंज को, इसका रेंज मेरा बी कॉलम से कनेक्टेड रहेगा जिसमें कि एक्स की वैल्यू पुट होगा और इस वैल्यू का जो रेंज है 2 to मैं 500 तक दे दूंगा। ओके, और देन आपका सेकेंड जो y वैल्यू है वो मेरा सी कॉलम यानी जिसपे कि मेरा y वैल्यू पुट होगा वो आएगा, उसका रेंज मैंने दे दिया। इसके रेंज को भी मैं 500 तक दूंगा। ओके, यानी x 500 तक रहेगा और y की वैल्यू जो कि सी कॉलम से कनेक्टेड है वो भी 500 तक रहेगा। और इसे अब मैं ओके करता हूँ, ठीक है। ओके, ये हेडिंग जो आ रहा है सर्कल में ये नहीं चाह रहा हूँ मेरा हेडिंग आए, मुझे हेडिंग की रिक्वायर्ड नहीं, मैं इसे भी हटा देता हूँ, ठीक है। ओके, तो मेरा जो चार्ट है वो अब बी और सी कॉलम से कनेक्टेड हो गया है, जिसमें कि बी कॉलम में मेरा एक्स की वैल्यू पुट होगा और सी कॉलम पे मेरा वाई की वैल्यू पुट होगा, ठीक है। वो कैसे होगा, मैं एक्स वैल्यू पे और वाई वैल्यू पे अब मैं ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले का इस्तेमाल करूँगा। वो कौन सा करूँगा वो ध्यान दीजिए आप। मैं एक्स वैल्यू पे मैं कॉस फार्मूले का इस्तेमाल करूँगा, यानी कि कॉस फार्मूला जो कि एक्स एक्सिस से आपका लिंक रहता है वो आपका ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला रहता है, वो कॉस फार्मूला से रिलेटेड रहता है। और वाई फार्मूला में आपका रहेगा साइन फार्मूला, जो कि ट्रिग्नोमेट्री के साइन फार्मूला है वो वाई एक्सिस से रिलेटेड रहता है। तो मैं बी कॉलम पे कॉस फार्मूला का इस्तेमाल करूंगा। सबसे पहले मैंने कॉस लिखा, फिर ये मैंने रेडियन का इस्तेमाल करूंगा। रेडियन में आप ध्यान देंगे कि रेडियन का क्या काम है, वो एंगल की वैल्यू को रेडियन में चेंज करेगा, ठीक है दोस्तों। एंगल की वैल्यू को वो रेडियन में चेंज कर देगा, ठीक है। तो मैं एंगल के लिए मैं एक कॉलम के सेल से मैं उसे कनेक्ट करूंगा। तो मैं A2 सेल से मैंने उसे कनेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज और इनटू मैं रेडियस, मैं जो सर्कल डिज़ाइन करूंगा, जो सर्कल में बनाऊंगा उस सर्कल का रेडियस कितना होना चाहिए, उस सर्कल का रेडियस में 5 रखूंगा दोस्तों, ठीक है। ये थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन है, अगर इसे समझना होगा तो आपको मेरे प्रीवियस वीडियोस को वॉच करना होगा, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है कि ये किस तरह से काम करता है जिसकी वजह से ये एक सर्कल डिज़ाइन करे। फिलहाल तो मैं इसे शॉर्टकट रूप में मैं इसमें बताऊँगा। आप इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा कि एक्स वैल्यू पे मैं कॉस फार्मूला का इस्तेमाल किया, जिसमें मैं एंगल को मैं चेंज कर रहा हूँ रेडियन में, और रेडियन आपका कैलकुलेट हो रहा है कॉस फार्मूला के थ्रू, ठीक है। और उसी तरह से मैं सेम फार्मूला को मैं कॉपी करता हूँ और वाई वैल्यू पे मैं पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे कॉस की जगह पे मैं साइन फार्मूला का इस्तेमाल करूँगा। सिर्फ चेंज उतना ही मुझे करना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जैसे ही मैं इस वैल्यू को थोड़ा नीचे तक ड्रैग करता हूँ तो आप चार्ट पे देखेंगे कि एक ब्लू लाइन कर्व शेप में ड्रॉ होता जा रहा है। मैं इसे और थोड़ा नीचे तक ड्रैग करके दिखाता हूँ आपको दोस्तों। देखिए कर्व किस तरह से आपका एंटी क्लॉकवाइज आपका ये सर्कल ड्रॉ हो रहा है अभी, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। मैं इसे और नीचे तक ड्रैग करता हूँ, देखिए आपका एंटी क्लॉकवाइज ये
बनता जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज बनता जा रहा है। देखिए एंटी क्लॉकवाइज ये आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। उसी तरह से अगर मैं इसे पूरा 360 वैल्यू तक नीचे तक ड्रैग करता हूँ तो आप ध्यान देंगे कि ये आपका पूरा सर्कल एक ड्रॉ हो गया है। इस सर्कल को थोड़ा सा सर्कल जैसा लगे तो थोड़ा सा सर्कल मैं स्क्वायर को थोड़ा सा श्रिंक कर देता हूँ, ठीक है। अब ये पूरी तरह से एक सर्कल लग रहा है। तो ये आपका जो सर्कल बना है ये आपका एंटी क्लॉकवाइज बना है, जिस पे मैं एक्स वैल्यू पे कॉस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर रहा हूँ और वाई वैल्यू पे सिन फॉर्मूला का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर मैं इस वैल्यू को मैं चेंज कर देता, यानी कि मैं एक्स वैल्यू पे कॉस फॉर्मूला का इस्तेमाल करता और वाई वैल्यू पे अगर मैं कॉस फॉर्मूला का इस्तेमाल करता और एक्स वैल्यू पे अगर मैं सिन फॉर्मूला का इस्तेमाल करता तो ये सर्कल आपका क्लॉकवाइज डेवलप होता, ठीक है। तो मुझे एक्चुअली ये आपके प्रोग्राम पे डिपेंड करता है कि सर्कल आप क्लॉकवाइज बनाना चाहते हैं या एंटी क्लॉकवाइज बनाना चाहते हैं। तो ये आपके प्रोग्राम पे डिपेंड करता है और मेरे प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज बनाना चाहता हूँ, ताकि मैं एंगल का इस्तेमाल करना है मुझे, तो इसलिए मुझे ये एंटी क्लॉकवाइज चाहिए, ठीक है। तो पहले फेज़ में हमारे पहला स्टेज क्या था, पहले फेज़ का पहले स्टेज में मैंने एक स्टेज 1 पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब इस सर्कल के ड्रॉ करने के बाद मैं अब एक ट्रायंगल बनाऊंगा। वो ट्रायंगल कैसे बनाऊंगा उसे आप ध्यान दीजिए। इससे थोड़ा सा इधर कर देते हैं, थोड़ा सा और, ठीक है। अब मैं फिर से x2 वैल्यू और y2 वैल्यू लूँगा, ठीक है। और अब फिर से मैं एक नया सीरीज़ ऐड करूँगा, ठीक है। अब इस सीरीज़ का नाम मैं ट्रायंगल दूंगा, ठीक है। अब ट्रायंगल पे जो रेंज रहेगा वो भी रहेगा सेम। मैं यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं देना चाहता, मैं 100 तक मेरा सफिशिएंट है, 100 तक सफिशिएंट है ये रेंज, ठीक है। उसी तरह से y वैल्यू पर भी मेरा 100 तक रेंज सफिशिएंट है, ओके, 1 to 100। इसे अब दोस्तों ओके करते हैं, ठीक है। ओके करने के बाद अब मैं जो x और y वैल्यू पे फॉर्मूला का इस्तेमाल करूँगा, सेम फॉर्मूले का इस्तेमाल करूँगा, लेकिन इस बार मैं एंगल के लिए उसे मैं सेल से कनेक्ट करूँगा। और जैसे कि मैंने हेडिंग लिखा एंगल और यहाँ पे मैंने जैसे 90 लिखा, ठीक है। फिर से मैं यहाँ पे कॉस फार्मूला का इस्तेमाल करूँगा, रेडियन, और एंगल जो है मैं F2 सेल से कनेक्ट करूँगा। रेडियस सेम रहेगा 5, ओके। और सेम फार्मूला मेरा यहाँ भी रहेगा, बस फ़र्क ये रहेगा कि इसमें सीन का मैं इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। तो इस तरह से 90 एंगल के बेस पे हमारा जो x और y वैल्यू है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है। ये तो हुआ स्टार्टिंग पॉइंट दोस्तों, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस सर्कल पे ट्रायंगल बने। ट्रायंगल बनने के लिए मैं इक्वली डिस्टेंस पे मैं ट्रायंगल बनाना चाहता हूँ। तो मैं सबसे पहले स्टार्टिंग जो पॉइंट है 90 एंगल ले लिया, और उसी तरह से अगर मैं 360/3 करता हूँ तो 120, यानी 120 का डिफरेंस रहेगा। यानी कि सेकेंड पॉइंट पे मैं अगर 120 एंगल इंक्रीज करूँ तो यानी 210 पे, सेकेंड पॉइंट अपना 210 पे रहेगा, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला को मैं नीचे ड्रैग करता हूँ। तो आप ध्यान देंगे कि आपका जो सेकेंड पॉइंट है वो 210 एंगल पे ये डेवलप हुआ है, और जिसका कि x और y वैल्यू आप यहाँ पे देख पा रहे हैं माइनस पॉइंट पे है। और उसी तरह से थर्ड पॉइंट आपका 330 एंगल पे बना है, और आपका जो फोर्थ पॉइंट है वो आपका फोर्थ आपका सेम, मैं अगर आगे की ओर ड्रैग करता हूँ तो 450 एंगल, यानी कि 450 एंगल हो या फिर 90 एंगल हो, दोनों ही इक्वल है दोस्तों। यानी कि अगर इससे मैं पहले पॉइंट से भी कनेक्ट करता हूँ तो वैल्यू सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं रहेगा, है ना। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला 0 to 360 पे काम करता है, और 360 के बाद जितने भी आपकी वैल्यू इंक्रीज होता जाएगा वो एक तरह से 0 से ही काउंट होता जाएगा। यानी कि यहाँ पे अगर आप 450 एंगल लिखे या फिर 90 एंगल लिखे वो सिर्फ सेम रहेगा वैल्यू उसमें। तो मैं इसे फ़िलहाल तो मैं पहले पॉइंट से मैं कनेक्ट करूँगा, ठीक है, ताकि अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट को अगर 45 में करता हूँ
तो 120 एंगल के इंक्रीजिंग के हिसाब से सभी आपका इक्वली आपका जो ट्रायंगल है वो बने। यानी कि मैं अगर पहले पॉइंट पे मैं अगर इंक्रीज करता हूँ वैल्यू, तो आपका इक्वली आपका ट्रायंगल वो बनेगा हर एंगल पे। देखिए पहला जो एंगल है वो 367 एंगल पे बना हुआ है आपका सर्कल, क्योंकि आपका जो सर्कल का कैलकुलेशन है, एंगल का कैलकुलेशन वो 0 से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। 0 1 2 3 4, यहाँ टॉप पे आपका 90, फिर 180, फिर 27, 360 फिर लास्ट में, ठीक है। इसीलिए आपका जो पहला जो पॉइंट है वो आपका 367 एंगल पे है, सेकेंड पॉइंट आपका 187 है, थर्ड आपका 307 है, फिर फोर्थ आपका फिर मैंने सेम दे दिया 67 एंगल, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो एंगल है, ट्रायंगल जो है, ये आपका जो ट्रायंगल है ये आपके इस सर्कल के इर्द गिर्द ही घूमेगा, ठीक है। तो पहले फेज में हमने इस ट्रायंगल को हमने डेवलप कर दिया, और इस ट्रायंगल को हम किस तरह से रोटेट करेंगे वो भी मैंने बताया कि आप अगर पहले पॉइंट पे वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आपका ये जो ट्रायंगल है वो रोटेट करेगा, ठीक है। तो दोस्तों हमारे पहले फेज का काम कंप्लीट हो गया है, जिसमें मैंने सबसे पहले स्टेज 1 पे मैंने सर्कल बनाया, स्टेज 2 पे मैंने ट्रायंगल बनाया था। तो मेरा मेन मकसद सर्कल बनाने का यही था कि उसके बेस पे हम कैसे ट्रायंगल बनाएंगे, मुझे आपको वो समझाना था। तो यानी अगर मैं इस सर्कल के डेटा को अगर मैं डिलीट कर देता हूँ तो अब हमें सर्कल का रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि हमारा काम ट्रायंगल का था, ठीक है। अब अगर मैं इसमें चेंजेस भी करता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे सिर्फ आपको समझाना भर था, इस वजह से मैंने वो सर्कल बनाया था, ठीक है। तो अब हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो अब हम आते हैं फेज 2 में। फेज 2 में अब हम क्या करेंगे कि हम इस ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बनाएंगे और उसे हम एनिमेट करेंगे। तो वो कैसे करेंगे वो देखिए आप दोस्तों। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे स्टेज 1, फेज 2 के स्टेज 1 में मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि हम जो स्टेप 1 पे जो हम काम करेंगे, सबसे पहले हम डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बिटवीन स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, ठीक है। तो मैं सबसे पहले लास्ट के 2 पॉइंट के वैल्यू को मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। अभी हम इसे मैं 90 एंगल कर देता हूँ ताकि मुझे समझ में आए, आपको समझा सकूँ बेटर तरीके से। तो अब ये 90 एंगल पे सबसे पहला जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 0 से 5 तक है वैल्यू, और जो एंडिंग पॉइंट की वैल्यू है वो है -4.33 और -2.5, ठीक है। तो पहले स्टेज में हम क्या करेंगे, स्टेप 1 पे हम करेंगे कि दोनों ही स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट की वैल्यू के डिफरेंसेस को निकालेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे निकाला। देखिए 0 to 5 आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ ध्यान दीजिए, आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ओके। और एंडिंग पॉइंट जो है आपका -4.33 और -2.5, तो दोनों का ही मैंने डिफरेंस पहले निकाल लिया, ठीक है। और अब मैं स्टेप 2 में अब हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में हम करेंगे कि इन दोनों ही वैल्यू का जो हमने डिफरेंस निकाला है, ये डिफरेंस में आपका जो y की जो वैल्यू है वो x का कितना परसेंट है वो हम निकालेंगे। यानी कि y की जो वैल्यू है 7.5, वो x की वैल्यू का कितना परसेंट है उसे हम परसेंटेज बेस पे कन्वर्ट करेंगे। यानी कि यहाँ पे मैंने y, यहाँ पे ध्यान देंगे, सेकेंड स्टेप में मैंने y इंटू 100/x मैंने किया है, x की वैल्यू से मैंने ग्रेडिट किया है। तो y जो है 173.21% है x की वैल्यू का, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप में मैंने निकाला कि y कितना परसेंट है x की वैल्यू का। दोस्तों ये जो लॉजिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है, तो इसे ध्यान दीजिएगा, ध्यान से गौर से ध्यान से समझिएगा इसमें मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले स्टेप में मैंने क्या किया है कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट का मैंने डिफरेंस निकाला। सेकेंड स्टेप में मैं ये निकाल रहा हूँ कि y वैल्यू एक्चुअल में कितना परसेंट है x की वैल्यू का। क्यों मैंने निकाला? क्योंकि मैं जो है सिर्फ x की वैल्यू को मैं इंक्रीज या डिक्रीज करूं और उस वैल्यू के अकॉर्डिंगली आपका परसेंटेज बेस पे y की वैल्यू भी इंक्रीज और डिक्रीज हो, ठीक है। तो अब मैं थर्ड स्टेप में मैं
हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में हम निकालेंगे कि जो भी हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, हम अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे कि हम इस लाइन को हम अब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वली पॉइंट पे। ठीक है, वो कैसे करेंगे, वो ऐसे करेंगे जैसे कि हमारा जो x की वैल्यू है 4.33। ठीक है, मैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि x की वैल्यू को मैंने 14 पॉइंट में मैंने डिवाइड किया, लेकिन मैं इसे अभी मैं फ़िलहाल तो दो इक्वल पार्ट में मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। यानी कि ये जो लाइन है स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, इसे अगर मैं इक्वली दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ तो उसका सेंटर पॉइंट का जो x और y की वैल्यू है वो क्या होगा, है ना, तो वो मैं निकालना चाह रहा हूँ। तो मैंने सबसे पहले क्या किया है कि मैं जो डिफरेंस मैंने निकाला है उसे मैंने ऑब्लिक 2 कर दिया है। ठीक है, ऑब्लिक 2 किया है और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मैंने माइनस आगे लगाया है। क्यों लगाया दोस्तों, क्योंकि अगर मैं 4.33 की वैल्यू अगर मैं निकालना चाह रहा हूँ तो जाहिर सी बात है कि जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है इस पॉइंट में मैं अगर इस वैल्यू को माइनस करूँगा तो मेरा एंडिंग पॉइंट आएगा। दोस्तों ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर इस जीरो पे मैं -4.33 करूँगा तो मेरा एंडिंग पॉइंट यानी -4.33 आएगा। तो इसीलिए मुझे ये जो वैल्यू है उसे मुझे माइनस की वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा, तब जाके मैं अगर स्टार्टिंग पॉइंट में इस वैल्यू को ऐड करूंगा, यानी कि स्टार्टिंग वैल्यू को फोर्थ स्टेप में मैं क्या कर रहा हूं कि इस वैल्यू को मैं स्टार्टिंग पॉइंट से मैं ऐड कर रहा हूं, लेकिन ये जो वैल्यू है मेरा माइनस नेगेटिव वैल्यू में होना चाहिए। अगर वो नेगेटिव है तो वो प्लस में होना चाहिए, अगर प्लस में है तो वो वैल्यू मेरा नेगेटिव में होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ सामने माइनस का इस्तेमाल किया है। अब मैं फोर्थ स्टेप में इस वैल्यू को x के स्टार्टिंग पॉइंट यानी स्टार्टिंग पॉइंट पे मैं ऐड करूँगा, तो मेरा जो वैल्यू वो मुझे जो मिला है वो है अपना x और y वैल्यू मुझे यहाँ मिल गया है। यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों कि y वैल्यू जो है मैंने परसेंटेज बेस पे यहाँ पे इंक्रीज़ किया है। ऑलरेडी मैंने स्टेप 2 में मैंने परसेंट निकाल लिया कि y एक्चुअल में 173.21% है x की वैल्यू का। तो यहाँ पे मैं सेम उसी लॉजिक का मैंने इस्तेमाल किया है कि y पे मैंने x इंटू इतना परसेंट मैंने कर दिया है। ठीक है, तो यानी कि -2.17 के अकॉर्डिंगली y पे जो वैल्यू होना चाहिए इस परसेंटेज के बेस पे, तो वो होना चाहिए -3.75। ओके दोस्तों, ये x और y वैल्यू मैंने निकाल लिया है। अब इस x और y वैल्यू को मैं स्टार्टिंग पॉइंट पे ऐड करूँगा, जो कि मैंने कर दिया है। अब मैं अगर इस वैल्यू को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है, वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो आप ध्यान देंगे कि अभी ये स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट में फिर से अगर मैं 0 दे देता हूँ तो आप ध्यान देंगे कि ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एक्यूरेट बिल्कुल इस लाइन का सेंटर पॉइंट है। दोस्तों ध्यान दीजिए दोस्तों, -2.17 x वैल्यू और 1.25 आपका y वैल्यू है, ये आपका एक्यूरेट इस लाइन का सेंटर पॉइंट आ गया है। अगर मैं एक्चुअल में इससे कनेक्ट कर देता हूँ तो आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, अगर मैं इसे (3) करता हूँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, तो आप देखेंगे कि ये लाइन इक्वली 3 भागों में बढ़ चुका है। ये पहला भाग ये है, सेकेंड भाग आपका इस लाइन तक है और थर्ड भाग। तो उसी तरह से अगर मैं इसे इक्वली 10 भागों में डिवाइड करूँ तो आपका जो एक्चुअल में इस लाइन का 10वां भाग है वो आपका टॉप से आप देख पा रहे हैं, वो ये है यहाँ पे दोस्तों। तो लॉजिक यही है कि मैं पर्टिकुलर हर लाइन को इक्वली इसी तरह से मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगा और जो डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट मुझे मिलेगा उस पॉइंट को मैं कनेक्ट करूँगा। ठीक है, इसे मैं यहाँ पे वैल्यू पेस्ट करता हूँ। यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, मैंने वैल्यू पेस्ट किया। ठीक है, ये मेरा पहले लाइन का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट का सेंटर पॉइंट है वैल्यू। ठीक है, उसी तरह से अब अगर मैं सेकेंड लाइन का सेंटर पॉइंट निकालूं तो वो क्या होगा, तो यानी कि सेकेंड लाइन का स्टार्टिंग जो पॉइंट है वो है -4.33 और एंडिंग पॉइंट है अपना 4.33। ठीक है,
तो ये दो पॉइंट के डिफरेंस के हिसाब से मेरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन के बाद मुझे जो वैल्यू मिला है वो ये है, जिसे मैं पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है -2.17 है एक्स की वैल्यू, और सेकेंड जो एंडिंग पॉइंट का एक्स की वैल्यू है वो है 0 है दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से अब हम सीधा आते हैं थर्ड लाइन पे। थर्ड लाइन पे भी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के डिफरेंस को मैं निकालूंगा। एंडिंग पॉइंट आपका 0 है, ठीक है, और इससे भी मैं कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ ध्यान देंगे कि थर्ड लाइन का भी जो सेंटर पॉइंट है वो आपको फाइंड आउट हो चुका, और मैंने अभी तीनों पॉइंट को मैंने एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया है, और चौथा पॉइंट जो है अपना इक्वली पहले पॉइंट से मैं कनेक्ट कर देता हूँ। तो इस तरह से आप ध्यान देंगे कि एक ट्रायंगल के अंदर में आपका एक सेकेंड ट्रायंगल इक्वली डिस्टेंस, मतलब लाइन का जो डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर पॉइंट है, डिस्ट्रीब्यूशन करने का जो सेंटर पॉइंट है उस पॉइंट को मैंने कनेक्ट करके एक सेंटर में भी एक ट्रायंगल मैंने बनाया है। तो मैं इसी लॉजिक का इस्तेमाल करूँगा। अभी तो फिलहाल मैंने दो इक्वली पार्ट में मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। अगर इसे मैं 10 से 12 पार्ट में अगर डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो ये आप 10 से 12 ट्रायंगल उसके अंदर बना सकते हैं। तो मैं इसी लॉजिक को अब मैं वीवे कोडिंग में कन्वर्ट करूँगा। कैसे करूँगा दोस्तों, उसे अब आप देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। इसे मैं डिलीट करता हूँ दोस्तों, ठीक है, और हम शुरुआत में आते हैं। मैं सबसे पहले एक कॉलम को मैं डिलीट करूँगा, ओके। डिलीट करने के बाद यहाँ पे मैं बटन के तौर पर एक शेप लूँगा। शेप के लिए मैंने एक शेप को मैंने चूज़ कर लिया, फेस है ये, ठीक है। इसे थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग करने के लिए इसे मैं चूज़ कर लेता हूँ, ओके, ठीक है। और इस फेस का यूज़ मैं ऑन और ऑफ बटन के तौर पे मैं करूँगा इस प्रोग्राम को रन करने के लिए। तो इसे मैं असाइन मैक्रो करता हूँ। ऑलरेडी मैंने कोड इसमें डाल के रखा हुआ है, मैं कोड अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। इसे मैंने फेस से मैंने कनेक्ट कर दिया। अब मैं आपको कोड दिखाता हूँ, ठीक है। कोड वो है आपका ये, इस प्रोग्राम को रन करने के लिए कोड यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको इस प्रोग्राम को रन करने के लिए मैंने जो कोड बनाया है इसे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ज़रूरी है ये कोड कैसे रन होगा, ठीक है। सबसे पहले स्टार्टिंग में सब रूटीन से स्टार्ट होता है प्रोग्राम, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसको मैंने नाम दे दिया है, ट्रायंगल पैटर्न का नाम दे दिया है। फिर सेकेंड 2 लाइन पे मैंने ऑन ऑफ बटन के लिए मैंने कुछ कोड का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले लाइन पे मैंने ऑन ऑफ बटन को मैंने नॉट इक्वल टू का साइन के अकॉर्डिंगली मैंने लिखा है। और सेकेंड लाइन पे मैंने डू वाइल लूप का इस्तेमाल किया है, जिसे मैंने कनेक्ट किया है ट्रू या फॉल्स की वैल्यू से कनेक्ट किया है। और ये ट्रू और फॉल्स की वैल्यू से कहाँ से मिलेगा, सबसे टॉप में आप देखेंगे ऑन ऑफ बटन का जो मैं डेटा टाइप मैंने लिया उसे मैंने बूलियन लिया है। बूलियन क्या करता है, आपको ट्रू या फॉल्स रिजल्ट प्रेजेंट करता है, जिसके थ्रू आपका ये कोड रन करेगा और कोड से वो एग्जिट होगा, रन करेगा, एंटर करेगा और एग्जिट होगा ट्रू या फॉल्स कंडीशन के थ्रू, डू वाइल के लूप के थ्रू, ठीक है। जो कि ये ऑन ऑफ बटन के थ्रू ये काम करेगा इस, ठीक है। थर्ड लाइन पे मैंने क्या किया है कि मैं A2 से लेकर D500 तक, A2 से लेकर D500 तक के डेटा को मैंने क्लीन किया है। जाहिर सी बात है, पिछला अगर डेटा आपका है तो वो पहले क्लीन होना चाहिए, तब आपका नया फ्रेश डेटा उसमें आएगा और उसके अकॉर्डिंगली आपका यहाँ पे डिज़ाइन डेवलप होगा, ठीक है, ओके। और उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे मैंने रैंड बिटवीन फार्मूले का इस्तेमाल किया है दोस्तों। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने रैंड बिटवीन फार्मूले का इस्तेमाल किया है, जिसकी वैल्यू को, यानी रैंड बिटवीन फार्मूला या क्या करता है दोस्तों, ये आपका जो 10 से लेकर, मैंने यहाँ पे दिया है 10 से लेकर 300 तक की वैल्यू के बीच की कुछ भी रैंडमली नंबर वो मुझे देगा। हर प्रोग्राम के रन के साथ वो मुझे रैंडमली नंबर कुछ भी देगा, ठीक है। वो वैल्यू मैं क्या चाह रहा हूँ कि F1, ये F1 सेल है, इस F1 सेल पे वो वैल्यू दे। तो मैं इसे थोड़ा सा कलर कर देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि ये F1 सेल पे हमारा जो वैल्यू है वो आएगा, ठीक है। तो इसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसे
आपको F8 प्रेस करके एक एक स्टेप में आपको करते हुए दिखाता हूँ। सबसे पहला सब रूटीन से स्टार्ट किया, ऑन ऑफ बटन को उसने चेक किया, ठीक है। A2 से लेकर D500 तक के डेटा को उसने पहले क्लीन किया, ठीक है। मैं यहाँ पे ये बार बार जो मैसेज आ रहा है इसे मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूँ, ठीक है। यहाँ पे जो F1 पे हम जो रैंडमली नंबर लाएंगे उस नंबर से मैं इस एंगल को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, उस एंगल को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ हर एंगल पे, और ताकि ये एक्यूरेट आए, ठीक है। सबसे पहला एंगल मैं चाह रहा हूँ कि जो भी रैंडमली नंबर है वो पहले एंगल पे आए। सेकेंड पे मैं चाह रहा हूँ कि जो रैंडमली नंबर मेरे पास आया है वो प्लस पहले पॉइंट के वैल्यू दोनों को प्लस करके मेरा सेकेंड पॉइंट आए, सेकेंड एंगल है, ठीक है। थर्ड एंगल पे मैं चाह रहा हूँ कि जो जस्ट सेकेंड एंगल है उस एंगल पे मेरा 100 प्लस हो जाए, वो मेरा थर्ड एंगल आएगा। फोर्थ एंगल मेरा फर्स्ट एंगल से मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इसे मैं आगे की ओर बढ़ा रहा हूँ। जैसे ही मैं F8 प्रेस करता हूँ आप ध्यान देंगे कि F1 पे एक रैंडमली नंबर 250 मुझे मिला, ठीक है। और इस रैंडमली नंबर के अकॉर्डिंगली ही इसे थोड़ा सा साइज को बढ़ा देते हैं और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। इस रैंडमली नंबर के अकॉर्डिंगली ही मेरा हर एंगल का जो वैल्यू है वो मेरा आ गया है। यहाँ से थोड़ा सा ओपन करते हैं, रैंडमली नंबर के अकॉर्डिंगली ये आ गया है, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन मेरा मैंने डिवाइड किया है 14 से। मैंने जैसा यहाँ पे 2 से डिवाइड किया था, 2 से डिवाइड नहीं करके मैं चाह रहा हूँ कि 14 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, वो लाइन जो है 14 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो, तो ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल इस्तेमाल किया है डिवाइड करके, और इस पे मैं 14 वैल्यू को मैं पुट कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं F8 करता हूँ तो डिवाइड पे मेरा जो वैल्यू पुट हो रहा है वो है 14 स्टोर हो गया। नेक्स्ट मैं चाह रहा हूँ कि मेरा A2 और C2 जो सेल रेफरेंस है इस पे मैं अब कॉस और साइन थीटा के फॉर्मूला के थ्रू मैं अब वैल्यू पुट करूँगा, ठीक है। वो वैल्यू कनेक्टेड है रेंज E2 से, यानी E2 में मेरा एंगल है, इससे मेरा कनेक्टेड है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सेम फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा है और उससे मैंने सेल से ही कनेक्ट किया है। यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला लिखा था दोस्तों सेल पे, C और D सेल पे, उसी को मैंने वीवे कोडिंग के अकॉर्डिंगली उस फॉर्मूला को मैंने कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है, जो कि कनेक्टेड है मेरा ई कॉलम के एंगल से, ठीक है। ये मेरा A2 और C2 दोनों सेल पे इक्वली मेरा वैल्यू आएगा। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा X और Y वैल्यू पुट कर देता हूँ हेडिंग, ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। सबसे पहले उसने A और C कॉलम पे मैं कि X वैल्यू को पुट किया है, फिर देन आपका B और D कॉलम में उसने साइन वैल्यू को पुट कर दिया है, सेम इस एंगल के अकॉर्डिंगली। दोस्तों इसी तरह से मैं आगे की ओर बढ़ता जाऊँगा तो ध्यान देंगे यहाँ पे स्क्रीन पे, यहाँ पे सेल पे, कि हर A और B और C और D कॉलम पे वो वैल्यू को, सेम वैल्यू को वो पुट करा रहा है, ठीक है। सेम वैल्यू को मैं पुट करा रहा हूँ। तो इस वैल्यू को पुट कराते साथ ही आप इस चार्ट पे देखेंगे कि इस एंगल के अकॉर्डिंगली आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पॉइंट आपका इंडिकेट हो गया है, और उस पॉइंट, वो चारों ही पॉइंट एक दूसरे से कनेक्ट हो गए हैं, ठीक है। तो ये पहला एंगल आपका आ गया है। और नेक्स्ट मैं चाह रहा हूँ कि A6 की वैल्यू पे, यानी A6 जो अपना सेल रेफरेंस है इस पे मैं A3 की वैल्यू को मैं पुट करा रहा हूँ, वो क्यों मैं लास्ट में बताऊंगा। उसी तरह से B6 पे भी ये पुट करा रहा हूँ। ये वैल्यू पुट कराने का रीज़न यही था कि आपका जो पहला एंगल है उसका स्टार्टिंग और ये एंडिंग है, दूसरा एंगल का फिर ये स्टार्टिंग और ये सेकेंड एंडिंग है, थर्ड लाइन का ये स्टार्टिंग और ये एंडिंग है, और फोर्थ लाइन का ये स्टार्टिंग और ये एंडिंग है। इस वजह से मुझे उस सेल पे भी, A6 सेल पे भी मुझे और B6 सेल पे भी मुझे वैल्यू को पुट कराना था, ठीक है। नेक्स्ट है मैं इसमें लूपिंग का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे मैं लूप का इस्तेमाल कर रहा हूँ। लूप में मैं रो और कॉलम बेस पे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। लूप में मैं दोस्तों रो और कॉलम का इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पे रो को मैंने 1 to 25 तक मैंने चलाया है, और कॉलम को मैंने C से इंटीग्रेट किया है, जिसे मैंने 2 to 5 तक चलाया है, ठीक है। इसे भी मैं आगे बढ़ाता हूँ F8 प्रेस करके, ठीक है। कंप्यूटर ने रीड कर लिया है कि R वेरिएबल पे अभी 1 स्टोर हुआ है, 1 वैल्यू, और C वेरिएबल पे अभी
टू वैल्यू स्टोर हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट मैं चाह रहा हूँ मैं नेक्स्ट एक्स और वाई वैल्यू के डिफरेंस को मैं निकाल रहा हूँ। सेम जिस तरह से मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट का डिफरेंस को मैंने निकाला है, उसी तरह से यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल लिया है, एक है डिफरेंस एक्स और एक डिफरेंस वाई। डिफरेंस एक्स में मैंने ए की स्टार्टिंग वैल्यू जो लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट है उसको माइनस किया है एंडिंग पॉइंट से, ठीक है। उसी तरह से वाई वैल्यू को भी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट से मैंने माइनस किया है, ठीक है। तो इसे भी मैं आगे बढ़ाता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे जो मुझे माइनस करने के बाद जो वैल्यू मुझे मिला एक्स वैल्यू 2.120 मिला है, 2.120 मिला है। और सेम आपका डिफरेंस y पे जो वैल्यू मुझे मिला है वो मिला है -7.9, ठीक है। और नेक्स्ट मैंने क्या किया है कि इन दोनों ही वैल्यू में से मैंने y वैल्यू कितना परसेंट है x की वैल्यू का है। जैसे कि मैंने स्टेप सेकंड में मैंने किया कि y कितना परसेंट है x का, वो यहाँ पे मैंने परसेंट आपका जो वेरिएबल है उस पर मैंने स्टोर किया इसकी वैल्यू को, ठीक है। तो y इंटू 100/x जो डिफरेंस वैल्यू है तो उससे मैंने किया था सेम, मैंने उसकी वैल्यू को परसेंटेज बेस में परसेंट के अपना जो वेरिएबल है मैंने इसमें स्टोर कर दिया है। नेक्स्ट है अपना जो मुझे परसेंट की वैल्यू मिला है, ठीक है। थर्ड स्टेप में मैंने क्या किया है, उसे इक्वली मैंने सबसे पहले x की वैल्यू को मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है। x की वैल्यू जो मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया था, अब ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो मुझे x की वैल्यू मुझे जो मिला था उसे मैंने माइनस में कन्वर्ट किया था, इसलिए मैंने इस वैल्यू को इनटू किया -1 से। यानी कि जो भी मुझे वैल्यू मिलेगा डिफरेंस x का में, उससे मैं अगर वो प्लस में है तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर वो माइनस में है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने इंटू -1 किया और उसे मैंने ऑब्लिक किया है डिवाइड में, यानी कि x को मैंने इक्वली उतना ही पार्ट में डिवाइड किया है जो कि मैं टॉप में आप देखिएगा डिवाइड करके मैंने जो वेरिएबल लिया है मैं चाह रहा हूँ कि इक्वली लाइन 14 पार्ट में डिवाइड हो। तो नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, न्यू वाई पे क्या आ रहा है, न्यू वाई पे मैंने जैसे बताया था यहाँ पे कि वाई की जो वैल्यू में परसेंटेज बेस पे एक्स के परसेंटेज बेस पे मैं वाई की वैल्यू को ला रहा हूँ। तो सेम मैं यहाँ पे जो वाई की वैल्यू आ रही है वो न्यू एक्स पे मैं परसेंटेज बेस पे कैलकुलेट करके मैं वाई की वैल्यू ला रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट मैं F8 करता हूँ। F8 में मैं क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या चाह रहे हैं कि हम जो वैल्यू लाए हैं उस वैल्यू को हम स्टार्टिंग पॉइंट से ऐड करेंगे, ठीक है। तो मैंने सेम वही किया है, जो हम वैल्यू मेरा जो नया वैल्यू आया एक्स का उसको मैंने स्टार्टिंग पॉइंट से मैंने ऐड किया है दोस्तों। यहाँ पे ध्यान दीजिए, स्टार्टिंग पॉइंट से ऐड किया है और इस वैल्यू को टोटलिंग को मैंने रेंज सी पे मैंने स्टोर किया है, ठीक है। सेम जैसे ही मैं F8 प्रेस करूंगा, एक ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो ब्लैंक सेल है C6 उस पर एक वैल्यू स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए वैल्यू उसका स्टोर हो गया जो कि x की वैल्यू है, और सेम उसी तरह से y की वैल्यू आपका D कॉलम पे स्टोर हो चुका है, ठीक है। और इस वैल्यू को मैं सेम A और B कॉलम पर भी स्टोर करूंगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा A2 और B2 पे सेम वैल्यू अभी स्टोर हो जाएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, A और B पे सेम वैल्यू स्टोर हो गया है। एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं जो वैल्यू है, जो लास्ट ट्रायंगल की जो वैल्यू है उसको मैं A और B कॉलम पे कैप्चर कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो कैलकुलेशन है ए और बी पे बेस है, ठीक है। ए और बी कॉलम पे बेस है, ठीक है। तो मेरा जो भी लास्ट ट्रायंगल का जो भी कैलकुलेशन है उसे मैं ए और बी कॉलम पे मैं शिफ्ट कर दूंगा, और ताकि उस कैलकुलेशन के थ्रू मेरा आगे का वो प्रोसेस लाइन को डिस्ट्रीब्यूट करके प्रोसेस करे और उस लास्ट जो ट्रायंगल है उसके अंदर वो लेटेस्ट जो ट्रायंगल रहेगा वो बनेगा, ठीक है। तो ये रोटेट होता जाएगा, जो वैल्यू लास्ट जो ट्रायंगल का वैल्यू है वो ए और बी पे शिफ्ट होगा और ए और बी के कैलकुलेशन के थ्रू ये आपका रोटेट होता जाएगा। और यहाँ पे ध्यान देंगे कि हर रेंज पे मैंने सी और आर वेरिएबल का इस्तेमाल किया है, जिसके थ्रू आपका आगे की ओर वो वैल्यू पुट करता जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट आप ध्यान देंगे कि मैंने डू इवेंट का इस्तेमाल किया है। जाहिर सी बात है, डू इवेंट का इस्तेमाल करने से आपका जो पैटर्न बन रहा है वो विजिबल होगा, ठीक है। और लास्ट में मैंने A6 वैल्यू पे फिर से मैंने A3 वैल्यू दी, यानी कि मैं जो लेटेस्ट जो A3 की वैल्यू आएगा उसे मैं फिर से मैं A6 की वैल्यू पे मैं पुट कराऊंगा, ठीक है। इसी तरह से ये लूप
चलता जाएगा दोस्तों, ये चलता जाएगा। ठीक है, इसे मैं ऑफ करता हूँ। अब फाइनली इस कोड को मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। रन करने से पहले इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं दोस्तों। इसे मैं बड़ा करता हूँ और इस पे सेलेक्ट डेटा पे जाने के बाद अब ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ ट्रायंगल है, ठीक है। सर्कल का जो मैंने सीरीज़ ऐड किया था उसे मैंने डिलीट कर दिया, ओके ठीक है, ओके। अब इसे मैं रन करता हूं दोस्तों। ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे जो बटन है, मैं जैसे ही मैं क्लिक करूँगा आपका जो पैटर्न है वो बनता जाएगा। देखिए कैसे ये एक 2D पैटर्न में 2 डायमेंशन के रूप में ये डिज़ाइन आपको ड्रॉ हो रहा है। यहाँ पे ध्यान देते हैं कि इसमें कैलकुलेशन मैंने सही किया है या नहीं। हाँ सही है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि सी और डी कॉलम पे डेटा ऑटोमेटिक पुट होते जा रहा है, जिसके अकॉर्डिंगली आपका ये पैटर्न ड्रॉ हो रहा है। और ए और बी कॉलम में भी नंबर चेंज हो रहे हैं। एक्चुअली ये नंबर क्या है, आपका लास्ट जो ट्रायंगल की जो वैल्यू वो यहाँ पे कैप्चर हो रहा है, ठीक है। और आप F1 पे मेरा रैंडमली नंबर आ रहा है, जिसके अकॉर्डिंगली आपका ये एंगल डिसाइड हो रहा है दोस्तों ना। इस एंगल के थ्रू ही आपका ये तीन जो पॉइंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पॉइंट है, 4 पॉइंट जो हैं, 4 पॉइंट के वैल्यू वो इनविजिबल जो एक सर्कल है, जो मैंने पहले सर्कल बनाया था, एक तरह से बोल सकते हैं कि इनविजिबल सर्कल के इर्द गिर्द ही ये घूम रहा है। और ये तीनों पॉइंट के अकॉर्डिंगली आपका देखिए आपका किस तरह से पहले ये 3 पॉइंट बना रहा है, फिर इन लाइनों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और रेक्टेंगल बनाते जा रहा है। देखिए हर एक पॉइंट पे बनाते जा रहे हैं। देखिए कैसे ये 3D पैटर्न में बन रहा है ना। ये इसे थोड़ा सा हम अगर मॉडिफाई करें, जैसे यहाँ पे जाने के बाद इस चार्ट को सेलेक्ट करने के बाद आप मॉडिफाई कर दीजिएगा। कुछ ग्राफिकली यूज़ करना चाहते हैं तो वो ग्राफिकल भी यूज़ कर सकते हैं, कलर यूज़ कर सकते हैं। और एक बात, जो ये डेटा आप ए और बी में आप देख रहे हैं, जो मैं यहाँ सेल पे मैं कैप्चर कर रहा हूँ, आप चाहें तो कोड पे इसे आप एरे फॉर्मूला के थ्रू स्टोर कर सकते हैं और उस एरे फॉर्मूला को आप आगे इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका ए और बी कॉलम का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप चाहें तो ई और एफ कॉलम का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप वेरिएबल का इस्तेमाल कीजिए। ये तो मैं कोड आपको अच्छे से बेटर एक्सप्लेन कर सकूँ, इसलिए मैं ये सब डेटा विजिबल कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये डेटा, ये जो आपका जो पैटर्न है वो विजिबल हो, उसके लिए ज़रूरी है कि सी और डी कॉलम पे डेटा पुट हो, तभी आपका ये पैटर्न विजिबल होगा, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि मुझ में एक मोटिवेशन आए कुछ नया और एक्सपेरिमेंट करने के लिए। और जितने भी मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आपके कोडिंग नॉलेज को प्लस मैं अपने कोडिंग नॉलेज को मैं और ग्रो कर सकूं। तो प्लीज़ बने रहिए मेरे चैनल पे जिसका नाम है ग्रो योर नॉलेज। और मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए और आप तब तक खुश रहिए, अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखिए। धन्यवाद।